स्वागत है। आज हम चार्ल्स डुहिक की किताब द पावर ऑफ हैबिट इसके हिंदी अनुवाद के कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, और ये किताब काफ़ी अहम है क्योंकि ये 100 से ज़्यादा स्टडीज़ और 300 से ज़्यादा वैज्ञानिकों और अधिकारियों के इंटरव्यू पर आधारित है। बिल्कुल, दर्जनों कंपनियों पर रिसर्च भी है इसमें। सही? तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि आदतें ये बनती कैसे हैं, इतनी मजबूत क्यों होती हैं। और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? हाँ, क्योंकि किताब कहती है कि आदतें वो चुनाव हैं जो हमने कभी सोच समझकर किए थे। और अब बस रोज़ बिना सोचे दोहराते जाते हैं, ऑटो पायलट मोड में। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से करते हैं। यूजीन पॉली या ईपी। हाँ, ईपी की कहानी। उनके साथ हुआ ये कि एक वायरस ने उनके दिमाग का वो हिस्सा ख़त्म कर दिया जो यादें बनाता है। मीडियल टेम्पोरल लोब है ना। हाँ, वही। हालत ये हो गई थी कि वो अपने बेटे को भी नहीं पहचान पाते थे, अपने डॉक्टर को भी नहीं। ये तो बहुत दुखद है। पर इसमें आदत से जुड़ा क्या पहलू है? यहीं तो दिलचस्प मोड़ आता है। उनकी याददाश्त तो चली गई थी, लेकिन वैज्ञानिक थे लैरी स्क्वायर, उन्होंने पाया कि ईपी फिर भी नई आदतें बना पा रहे थे। बिना याददाश्त के? कैसे? हाँ, जैसे वो रोज टहलने जाते थे और कमाल ये कि घर वापस आने का रास्ता खुद ढूंढ लेते थे। लेकिन अगर उनसे पूछो कि घर कहाँ है, तो बता नहीं पाते थे, ना रास्ता बता सकते थे न घर का पता। बस आदत से चले जाते थे। कमाल है। तो इसका मतलब यादें और आदतें दिमाग में अलग अलग जगह स्टोर होती हैं। बिल्कुल सही, यही पता चला। आदतें बनती हैं दिमाग के एक गहरे हिस्से में, बेसल गैंग्लिया कहते हैं उसे। अच्छा। और यूजीन का वो हिस्सा बिल्कुल ठीक था, वायरस ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये हिस्सा एक तरह से हमारे दिमाग का ऑटो पायलट सिस्टम है। तो जैसे ही कोई काम आदत बन जाता है, दिमाग का ये हिस्सा एक्टिव हो जाता है। हाँ, MIT में चूहों पर एक्सपेरिमेंट हुए। उन्होंने देखा कि जब चूहे भूल भुलैया में रास्ता सीख गए, वो आदत बन गई, तो उनके दिमाग की ज्यादातर एक्टिविटी इसी बेसल गैंग्लिया में होने लगी। बाकी दिमाग शांत हो गया। मतलब दिमाग कम मेहनत करने लगता है आदत बनने पर। एग्जैक्टली। इसीलिए आदतें इतनी गहरी होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ये तो हुआ न्यूरोसाइंस। पर आदत सिर्फ रटा रटाया काम तो नहीं है, इसमें कोई मनोवैज्ञानिक एंगल भी है, जैसे वो इच्छा या क्रेविंग वाली बात। बिल्कुल है। इच्छा या तड़प ये आदत का बहुत जरूरी हिस्सा है। वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का फैब्रीज वाला उदाहरण याद है? हाँ हाँ, फैब्री स्प्रे। शुरू में तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया था, है ना? बुरी तरह फ्लॉप, क्योंकि वो उसे सिर्फ बदबू हटाने वाला स्प्रे बताकर बेच रहे थे। तो इसमें दिक्कत क्या थी? बदबू हटाना तो अच्छी बात है। दिक्कत ये थी कि लोगों को अपने घरों की बदबू की इतनी आदत हो जाती है कि उन्हें एहसास ही नहीं होता। तो बदबू हटाने की कोई इच्छा या क्रेविंग थी ही नहीं। ओह, तो फिर वो हिट कैसे हुआ? जब P&G ने उसकी मार्केटिंग बदली, उन्होंने फिब्रीज को सफाई के रूटीन के इनाम से जोड़ा। इनाम? कैसा इनाम? ऐसे कि संकेत हुआ कमरा साफ करना, रूटीन हुआ फिब्रीज स्प्रे करना, और इनाम वो साफ ताजी खुशबू और एक एहसास की हाँ, काम पूरा हुआ। अच्छा, तो उन्होंने एक नई इच्छा पैदा कर दी, वो ताजगी वाली खुशबू पाने की इच्छा। बिल्कुल, और इसी इच्छा ने फिब्रीज को आदत बना दिया। लोग कमरा साफ करने के बाद उसे स्प्रे करने लगे, उस इनाम के लिए। यहाँ तक कि पेप्सोडेंट वाले क्लाउड हॉपकिंस भी, जिन्होंने टूथपेस्ट को आदत बनाया, वो भी इस इच्छा वाले तत्व को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे शुरू में। वाह, ये तो कमाल का मनोविज्ञान है। अच्छा, ये तो हुई व्यक्तिगत आदतें, पर किताब में मुख्य आदतों या कीस्टोन हैबिट्स का भी जिक्र है। ये क्या चीजें? हाँ, कीस्टोन हैबिट्स। ये वो खास आदतें होती हैं जिन्हें बदलने से आपकी दूसरी कई आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। एक तरह से डोमिनो इफेक्ट होता है। कोई उदाहरण? जैसे वो एल्कोआ कंपनी वाला? हाँ बिल्कुल, पॉल ओनील जब एल्कोआ के CEO बने, तो उन्होंने आते ही कहा कि उनका पहला फोकस प्रॉफिट नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा होगी, वर्कर सेफ्टी। ये तो अजीब बात है। निवेशक तो नाराज हुए होंगे। बहुत नाराज, सबको लगा ये क्या करें। लेकिन हुआ ये कि सुरक्षा को बेहतर बनाने के चक्कर में, एक मुख्य आदत पर काम करने के चक्कर में, कंपनी में कम्युनिकेशन सुधर गया, जवाबदेही बढ़ गई, प्रोसेस बेहतर हो गए। और नतीजा? नतीजा ये कि पूरी कंपनी की कार्यप्रणाली सुधर गई, एक्सीडेंट कम हुए, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और एल्कोआ का मुनाफा ओनील के आने से पहले से कई गुना बढ़ गया। सुरक्षा एक कीस्टोन हैबिट साबित हुई। अरे वाह, मतलब एक सही आदत पर फोकस करने से पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो गई। बिल्कुल, जैसे जो लोग रोज खाने की डायरी लिखते हैं, वो अक्सर दूसरी हेल्दी आदतें भी अपनाने लगते हैं, जैसे ज्यादा पानी पीना या कसरत करना। वो डायरी लिखना एक कीस्टोन हैबिट बन जाती है। समझ गया।
लेकिन आदत बदलने के लिए क्या सिर्फ ये संकेत, रूटीन, इनाम का लूप समझना काफी है, या फिर इच्छा शक्ति, विल पावर का भी रोल है? विल पावर का बहुत बड़ा रोल है। इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, खासकर शुरू में। वो एक स्टडी है ना, मूली और कुकीज वाली। हाँ, बताइए उसके बारे में। तो उसमें कुछ छात्रों के सामने ताजी बेक्ड कुकीज रखें और कुछ के सामने मूली। हाँ। और कहा कि कुकीज नहीं खानी है, सिर्फ मूली खा सकते हैं। हाँ। ओ, ये तो मुश्किल रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। जिन छात्रों ने कुकीज ना खाकर अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया, उन्हें बाद में जब एक मुश्किल पजल सॉल्व करने को दी गई तो वो जल्दी हार मान गए, उन छात्रों के मुकाबले जिन्हें मूली खाने को नहीं कहा गया था। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। जैसे वजन उठाने से मांसपेशी थक जाती है, वैसे ही इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने से वो भी कमजोर पड़ जाती है। ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। मतलब हमारी विल पावर की एक बैटरी है जो डिस्चार्ज हो जाती है। हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। इसीलिए मुश्किल हालातों में जब तनाव ज्यादा हो, तब इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना मुश्किल हो जाता है। तो फिर उपाय क्या है? स्टारबक्स जैसी कंपनियां क्या करती हैं इसके लिए? वो अपने कर्मचारियों को मुश्किल ग्राहकों से निपटाने के लिए खास रूटीन सिखाती हैं। जैसे उनका लैटे मेथड है, लिसन, एक्नॉलेज, टेक एक्शन, थैंक, एक्सप्लेन। अच्छा, ये फैक्स तरीका है? हाँ, ये एक तय रूटीन है। तो जब कोई मुश्किल ग्राहक आता है, कर्मचारी अपनी इच्छा शक्ति पर जोर डालने के बजाय इस सीखी हुई आदत, इस रूटीन पर अमल करते हैं। उन्होंने एक तरह से इच्छा शक्ति को ही आदत बना दिया है, मुश्किल वक्त के लिए प्लान बना लिया है। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। व्यक्ति, कंपनी, अब बात करते हैं समाज की। क्या ये आदत वाले सिद्धांत बड़े सामाजिक बदलावों पर भी लागू होते हैं? जैसे वो मॉन्टेगोमरी बस बॉयकॉट, रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी के बाद वो इतना बड़ा आंदोलन कैसे बन गया? हाँ, वहाँ हमें सामाजिक आदतों की जबरदस्त ताकत देखने को मिलती है। देखिए, कोई भी बड़ा आंदोलन या बदलाव अक्सर करीबी दोस्तों के छोटे ग्रुप से शुरू होता है। मजबूत रिश्ते, जिन्हें स्ट्रॉन्ग टाइज कहते हैं। रोजा पार्क्स के मामले में भी ऐसा ही था। उनके अपने सर्कल के लोग पहले जुड़े। ठीक है, करीबी दोस्त। पर आंदोलन फैलता कैसे है? सिर्फ दोस्तों से तो काम नहीं चलेगा। सही कहा। फैलने के लिए सिर्फ करीबी दोस्त काफी नहीं होते। जरूरत होती है परिचितों की, जान पहचान वालों की, कम्युनिटी ग्रुप्स की। इन्हें कहते हैं वीक टाइज या कमजोर रिश्ते। मार्क ग्रेनोवेटर का रिसर्च यही दिखाता है कि नई जानकारी या मौके अक्सर इन्हीं वीक टाइज के जरिए फैलते हैं। मतलब आंदोलन शुरू करने के लिए पक्के दोस्त चाहिए, पर उसे फैलाने के लिए जान पहचान वाले लोग। बिल्कुल। और आंदोलन को सिर्फ फैलाना नहीं, उसे टिकाए रखना भी जरूरी है। उसके लिए लोगों में नई सामूहिक आदतें बनानी पड़ती हैं। सामूहिक आदतें? जैसे मॉन्टेगोमरी में हुआ, बहिष्कार करने वालों को रोज बसों की जगह पैदल चलना पड़ा, कारपूल करना पड़ा, उन्हें पुलिस के दबाव, धमकियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसका सामना गर्व और अहिंसा से करने की एक सामूहिक आदत डाली। ये उनकी नई पहचान बन गई। इसी ने आंदोलन को महीनों तक जिंदा रखा। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो आदतें दिमाग में एक लूप बनाती हैं: संकेत, दिनचर्या, इनाम। हाँ, और इस लूप को ताकत मिलती है इच्छा या तड़प से। और कुछ आदतें, मुख्य आदतें, वो बड़े बदलाव ला सकती हैं। बिल्कुल। और इच्छा शक्ति जरूरी है, पर वो सीमित है, इसलिए उसे भी रूटीन या आदत बनाकर मैनेज किया जा सकता है। और सामाजिक आदतें, वो तो पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। कौन सा सवाल? सवाल ये कि अगर हमारी ज्यादातर हरकतें, जैसा विलियम जेम्स जैसे दार्शनिक ने भी माना, बस ऑटोमेटिक आदतें हैं, अगर एंजी बैचमैन की जुए की लत, जिसके कारण उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, वो एक आदत का नतीजा थी, या ब्रायन थॉमस ने नींद में चलते हुए अनजाने में जो भयानक काम कर दिया, अगर ये सब शक्तिशाली आदतों का खेल है, तो फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा, हमारी फ्री विल कहाँ है? हम अपनी आदतों के लिए कितने जिम्मेदार हैं, खासकर तब जब उन आदतों के नतीजे इतने बुरे हों? ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक है?